नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर 30 के 30 ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं आने वाली सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि 5 जुलाई को होने वाली है। तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए, क्योंकि यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा या फिर टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, यहाँ पर आपको तार वाली भाषा का अर्थ बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तार वाली भाषा का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पर तार वाली भाषा का अर्थ होता है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, ये तार वाली भाषा का अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल में आपको बताना है कि इसके विकास में कौन सी विधियां हैं जो अधिक सहायक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में भूमिका निर्वाह और बातचीत करना विधियाँ अधिक सहायक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास व मानवीय मूल्यों का विकास करना, ये तीनों ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। जबकि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास भाषा शिक्षण का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3रा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। यहाँ पर आपको उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताना है क्या होगा। छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना और छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये सभी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहाँ पर आपको बताना है चारों विकल्पों के माध्यम से कि किसी भाषा की परीक्षा हो रही है, उसमें किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा या फिर होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जाँच के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य। यहाँ पर आपको मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य बताना है चारों विकल्पों के माध्यम से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने में योग्य बनाना, विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, ये सभी मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यहाँ किसका विचार है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ विचार किसका है, वाइगोत्स्की का है, पावलोव का है, चॉम्स्की का है या फिर पियाजे का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ विचार नाओम चॉम्स्की का है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3रा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। तो ये नियमों का अति सामान्यकरण की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई है। वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से आप किस कथन को सही मानेंगे एक शिक्षक के रूप में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, एक शिक्षक के रूप में उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रतिलिपि है, अधूरी कहानी को पूरा करना है, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन है, या फिर आंखों देखी घटनाओं को लिखना है। तो यहाँ प्रश्न भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। सबसे कम महत्वपूर्ण आपको बताना है लेखन कुशलता का विकास करने में, तो वो है प्रतिलिपि। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण प्रतिलिपि है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, या फिर वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो यहाँ पर जो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो कि समय के साथ दूर होने लगती है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पढ़ना कौशल की बात हो रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना है, केवल अक्षर पहचान है, तेज गति से पढ़ना है, या फिर संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना है। तो यहाँ पर पढ़ना कौशल की बात हो रही है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना होगा पढ़ना कौशल में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यहाँ इस ओर संकेत करता है कि यहाँ किस ओर संकेत करता है दोस्तों। यहाँ प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यहाँ इस ओर संकेत करता है कि वहाँ अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य क्या है दोस्तों। सुनीता का उद्देश्य, जब वो सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, तो आपको सुनीता का उद्देश्य बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो सुनीता का उद्देश्य होगा वो यहाँ होगा कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता के समझने का अवसर देना सुनीता का उद्देश्य। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो शक्ति को शक्ति कहना स्वरभक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या फिर बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वलीन विकार में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अक्सर खाने से मना कर देता है, या फिर अपने ही कार्यों में लीन लेता है। यहाँ पर आपको स्वलीन विकार में बताना है क्या करता है बच्चा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है स्वलीन विकार में बच्चा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है वो कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना, या फिर अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जीवन में विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वहाँ विधि कहलाती है। वहाँ विधि कौन सी कहलाती है? जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चारों विकल्पों को यदि आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ विधि विचार विमर्श विधि है जिसमें छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है हिंदी भाषा के संदर्भ में। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। वहाँ कौन सी विधि है शिक्षण की? निगमन विधि है, आगमन विधि है, परियोजना विधि है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निगमन विधि। शिक्षण की वहाँ विधि निगमन विधि है जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वर्तनी शिक्षण के लिए आपको बताना है कि चारों विकल्पों में से वो कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा श्रुतलेख। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। यहाँ कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। चाम्स्की का है, गेट्स का है, वाइगोत्स्की का है, या फिर पील का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन गेट्स का है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या फिर बोलना कौशल पर बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम है ये बोलना कौशल पर बल देता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। क्या है दोस्तों? अत्यावश्यक है भाषा शिक्षण के लिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है? स्ट्रॉन्ग का है, डेंट का है, गुड का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन एलोवेन स्ट्रॉन्ग का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर अक्षरों की सुंदर बनावट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए जो महत्वपूर्ण है वो विचारों की मौलिकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से काफ़ी प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य पर, शुद्ध उच्चारण पर, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वहाँ समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वहाँ अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या फिर वहाँ पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो जब कोई बच्चा या फिर माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, तो इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वहाँ पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? नियम का उल्लंघन को, संदर्भ की समझ ना होना को, नियम कंठस्थ ना होना को, या फिर नियमों का अति सामान्यकरण को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे शब्द नियमों के अति सामान्यकरण को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे हिंदी पेडागोजी के, यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।